हेलो। आज की इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फिनोमिना के बारे में बात करेंगे जिसने इंटरनेट की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया है। अक्सर हम इंटरनेट पर वायरल होने वाले मीम्स को बस एक जोक समझकर इग्नोर कर देते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी एक साधारण सा दिखने वाला जोक अपने अंदर एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक सच्चाई को छुपाए होता है। इस चर्चा में हम बिल्कुल इसी बात को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक मीम से शुरू हुई बात ने एक इतने बड़े मूवमेंट का रूप ले लिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक काफी विवादास्पद बयान से। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एक ओरल ऑब्जर्वेशन सामने आई। इस ऑब्जर्वेशन में कथित तौर पर यह कहा गया कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोच जैसे हैं, समाज के परजीवी यानी पैरासाइट्स हैं। अब अगर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो बस इसी एक लाइन ने उस पूरे वायरल मूवमेंट के लिए एक चिंगारी का काम कर दिया। भले ही बाद में इसके कई स्पष्टीकरण दिए गए हों, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये बयान एक बड़े आंदोलन का उत्प्रेरक बन गया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सीजेपी के जन्म से, फिर बेरोजगारी के डरावने आंकड़े देखेंगे, उसके बाद डिग्री बनाम स्किल्स की समस्या पर बात करेंगे, फिर इंटरनेट मूवमेंट्स की कमियों और इतिहास से मिलने वाले कुछ बड़े सबकों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे बदलाव के असली रास्ते की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म की, यानी कैसे कोर्टरूम के एक कमेंट ने इंटरनेट क्रांति का रूप ले लिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,50,00,000। हुआ ये कि एक 30 साल के पूर्व पॉलिटिकल वर्कर ने मजे मजे में एक साधारण सा गूगल फॉर्म बनाया और देखते ही देखते ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँच गया। केवल 2 दिन, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन के भीतर इस व्यंग्यात्मक पार्टी ने इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जुटा लिए। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप भी कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये नंबर्स साबित करते हैं कि ये कोई क्षणिक ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े असंतोष का बाहर आना था। और अगर हम इस मूवमेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो युवाओं ने इसे एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस पार्टी की टैगलाइन ही देख लीजिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। कितनी अजीब बात है ना कि एक आलसी पार्टी का सदस्य बनने के लिए लाखों लोगों ने इतनी फुर्ती से फॉर्म भर दिए। दरअसल यहाँ व्यवस्था का मजाक उड़ाने के लिए शब्दों का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया गया। विचारधारा में जानबूझकर आलसी शब्द जोड़ा गया और मेंबर बनने की जो योग्यताएं थीं वो भी पूरी तरह से एक सटायर यानी व्यंग्य थीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेरोजगारी के उन डरावने आंकड़ों को जो इस मीम के पीछे छिपे गुस्से की असली वजह हैं। सीजेपी की शुरुआत भले ही एक मजाक के रूप में हुई हो, लेकिन जब हम असली आंकड़ों की दुनिया में जाते हैं तो ये गुस्सा पूरी तरह से जायज लगने लगता है। अब जब हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दर देखते हैं तो वो 5.1% नजर आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ध्यान युवाओं की बेरोजगारी पर जाता है तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। 15 से 29 साल के भारतीय युवाओं में ये दर 15.2% है, मतलब ओवरऑल दर से लगभग 3 गुना ज्यादा। और तो और ये 12.6% के ग्लोबल एवरेज से भी कहीं अधिक है। तो साफ है कि इन सामान्य से दिखने वाले आंकड़ों के पीछे युवाओं का एक बहुत बड़ा संकट छिपा हुआ है। इस संकट को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इन स्पेसिफिक आंकड़ों को देखना जरूरी है। शहरी शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 17% है। सिर्फ डिग्री होल्डर्स यानी ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनमें यह 13% है। और शहरी युवा महिलाओं के मामले में तो यह आंकड़ा 20% को भी पार कर जाता है। ये नंबर्स बहुत ही साफ तौर पर दिखाते हैं कि आज के समय में सिर्फ पढ़ाई कर लेना या डिग्री ले लेना नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं रह गया है। और यही हमें लाता है हमारी चर्चा के अगले हिस्से पर। डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं, यानी अनएम्प्लॉयबिलिटी का बढ़ता हुआ संकट। देखिए, गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि नौकरियां कम है। असल गुस्सा एक ऐसे टूटे हुए एजुकेशन सिस्टम को लेकर है जो डिग्रियां तो बांट रहा है लेकिन काम करने लायक असली स्किल्स दे ही नहीं पा रहा है। मर्सर मेटल की ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स की ये रिपोर्ट एक बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा पेश करती है, 42.6%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के आधे से ज्यादा, करीब 57% ग्रेजुएट्स काम करने के लायक ही नहीं माने जा रहे हैं। वे आज के उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार ही नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। और अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो हालात और भी ज्यादा खराब नजर आते हैं। सोचिए, आईटीआई पास करने वालों में एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 33% है और पॉलिटेक्निक वालों में 46%। जब तकनीकी शिक्षा, जिसका मकसद ही आपको काम सिखाना है, वो लेने के बाद भी युवाओं के पास स्किल्स नहीं होती, तो उनके अंदर ये फीलिंग आना बहुत स्वाभाविक है कि सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। इस पूरे गुस्से की असली जड़ यही सिस्टमिक फेलियर है। लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट पर गुस्सा दिखाने से कुछ बदलता है? आइए देखते हैं इंटरनेट मूवमेंट्स की बड़ी कमजोरियों को और समझते हैं कि क्यों वायरल नंबर्स का मतलब हमेशा ढांचागत बदलाव नहीं होता।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल ऑनलाइन गुस्सा कभी भी जमीन पर ढांचागत बदलाव नहीं ला सकता। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, सिलेक्टिविज्म। अब ये क्या है? दरअसल 30 सेकंड निकालकर कोई गूगल फॉर्म भर देना या किसी पेज को ऑनलाइन फॉलो कर लेना बहुत आसान है। इसे ही सिलेक्टिविज्म कहते हैं। लेकिन 5 लाख ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का मतलब 5 लाख जमीनी वोटर्स बिल्कुल नहीं होता। बिना किसी असल दुनिया की कमिटमेंट या जमीनी एकजुटता के ये सिर्फ थोड़े समय का ऑनलाइन जोश बनकर रह जाता है। अगर हम सीजेपी मॉडल का बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से एनालिसिस करें तो उसमें 5 बड़ी कमियां बहुत साफ दिखाई देती हैं। पहली, जैसा हमने बात की, ये पूरी तरह सिलेक्टिविज्म पर टिका है। दूसरी, इसका कोई लीडर या कोई तय दिशा नहीं है। तीसरी कमी है इंटरनेट के गुस्से की बहुत छोटी शेल्फ लाइफ। आज जो ट्रेंड कर रहा है, कल उसे कोई याद नहीं रखता। चौथी, जब पूरी आइडेंटिटी ही खुद को पीड़ित और आलसी मानने पर टिक जाए तो एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और 5वीं कमी ये है कि ये पूरा मूवमेंट सिर्फ शिकायतों पर शोर मचाता है, लेकिन कोई ठोस पॉलिसी सोल्यूशन ऑफर नहीं करता। तो ऐसे में हम क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं इतिहास से मिलने वाले कुछ बड़े सबकों को जब बिना लीडर वाले गुस्से का सामना असलियत से होता है। इतिहास हमें साफ तौर पर बताता है कि जब बहुत सारी ऊर्जा बिना किसी संगठन के उभरती है तो क्या होता है। भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक की ये टाइमलाइन देखिए। 2011 में जो गुस्सा सड़कों पर उतरा था, उसे एक ठोस परिणाम तक पहुंचने में सालों लग गए। लोकपाल एक्ट 2013 में आया और देश के पहले लोकपाल की आधिकारिक नियुक्ति 2019 में जाकर हुई। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि चाहे आंदोलन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक स्ट्रक्चरल और ठोस परिणाम हासिल करने में करीब 1 दशक का समय लग ही जाता है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ठीक इसी दौरान अरब स्प्रिंग भी हुआ था। मिस्र, सीरिया, लिबिया और यहाँ तक कि नेपाल जैसे देशों के उदाहरण हमें साफ दिखाते हैं कि सोशल मीडिया भीड़ जुटाकर पुरानी सरकारों को तो बहुत आसानी से गिरा सकता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब एक नया और स्थिर सिस्टम बनाने की बारी आती है। बिना किसी मजबूत ढांचे के ऐसे आंदोलन पूरी तरह फेल हो जाते हैं और वहां या तो वापस पुरानी व्यवस्था लौट आती है या फिर एक बहुत ही खतरनाक खालीपन छा जाता है। तो आखिर सही तरीका क्या है? अब हम बात करेंगे बदलाव के असली रास्ते की और जानेंगे कि इंटरनेट के गुस्से से ठोस आउटपुट की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस अपार ऊर्जा को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच से होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी दावे को, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, इन 4 सवालों की कसौटी पर परखना बहुत जरूरी है। पहला, इसका ठोस प्रमाण क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इससे आखिर फायदा किसे हो रहा है? और चौथा, क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं खुद भी गलत हो सकता हूं? और मजे की बात यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे तो 1976 में ही भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा जा चुका है। और तो और जो नई शिक्षा नीति है यानी NEP 2020, वो भी इसे एक बहुत ही अहम स्किल मानती है। मतलब सत्ता से सवाल पूछना और व्यवस्था की जवाबदेही तय करना कोई बगावत नहीं है, बल्कि ये तो इस देश के नागरिकों का एक संवैधानिक कर्तव्य है। अब इस पूरी ऊर्जा को एक स्थायी ढांचे में बदलने के लिए 3 अलग-अलग स्तरों पर काम करना होगा। पहला है व्यक्तिगत स्तर, जहां हमें सिर्फ शिकायत करने से हटकर नई स्किल सीखने और जानकारी को फैक्ट चेक करने पर फोकस करना होगा। दूसरा है सामूहिक स्तर, यानी इंटरनेट की भीड़ से निकलकर असल दुनिया में संगठित होना और वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना। और तीसरा है सिस्टमिक स्तर, जहां रट्टा मारने वाली शिक्षा के बजाय सवाल पूछने वाली शिक्षा की मांग की जाए और स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए दबाव डाला जाए। हर वायरल मूवमेंट अंत में एक दोराहे पर आकर खड़ा होता है और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस जनरेशन का ये ऐतिहासिक गुस्सा सिर्फ एक धुंधला पड़ता इंटरनेट मीम बनकर रह जाएगा, या फिर क्या ये ढांचागत बदलाव के लिए एक स्थायी संगठित शक्ति के रूप में विकसित होगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव हमेशा हिस्सा लेने वालों के हाथों में ही होता है। इस अहम सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।